अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं प्रभु के दरबार में आज एक कुछ पुरानी कुछ नए विचार मैं पढ़ना चाहता हूं। मेरा मन है एक तो मेरी कुछ पंक्तियां बिल्कुल नई सुनना। अभी मैं एक नई कविता, बिल्कुल नई कविता लिख रहा हूं। आखिर तुमको हासिल क्या था पिछले 70 सालों में? कश्मीरी भाइयों से बात कर रहा हूं। आखिर तुमको हासिल क्या था पिछले 70 सालों में? सब संसाधन कैद पड़े थे चंद सियासी तालों में। सब संसाधन कैद पड़े थे चंद सियासी तालों में। कश्मीरी तहजीब जहां में प्यार वफा का वंदन थी, काश्मीरियत धरती पर मानवता का अभिनंदन थी। काश्मीरियत भारत मां का, काश्मीरियत धरती पर मानवता का अभिनंदन थी। पत्थर छोड़ो फूल उगाओ, आजादी पर गर्व करो। बहुत अच्छी बात। पत्थर छोड़ो फूल उगाओ, आजादी पर गर्व करो। हिंदुस्तान को अपना मानो, हर मौसम को पर्व करो। कश्मीर के बेटी बेटो, मन मांगता हूं आपको लगे ये इस भावना की बहुत आवश्यकता है। कश्मीर के बेटी बेटो, ये अरमान हमारा है। कश्मीर ही नहीं समूचा हिंदुस्तान तुम्हारा है। कश्मीर अच्छा। हमने कश्मीर को साथ नहीं मिलाया, हमने हिंदुस्तान को कश्मीर का हिस्सा बनाया है। आप महसूस करो कि आप हिंदुस्तानी हैं। एक कविता जो पड़ोसी के लिए जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको सुना देता हूं। कहीं पढ़ूं तो माफ जी, कुछ कह रहे हैं? कोई नहीं, ताजी ताजी है। देखो भाप भी निकल रही है। भाप नहीं, जो मनवीर को पता चल जाएगा कि ताजी नहीं है। लेकिन इस समय जो मुझे जरूरी कविता लगती है वो मैं सुना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। केसर घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता था। केसर घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता था। हिजबुल के हिंसक नारों का जोर सुनाई देता था। मलय समीरा मौसम आदम खोर सुनाई देता था। मलय समीरा मौसम आदम खोर दिखाई देता था। संविधान का डंडा भी कमजोर दिखाई देता था। संविधान का डंडा भी कमजोर दिखाई देता था। लेकिन मौसम बदल रहा है, बहुत बधाई मोदी जी। लेकिन मौसम बदल रहा है, बहुत बधाई मोदी जी। मेरा भारत संभल रहा है, बहुत बधाई मोदी जी। मेरा भारत संभल रहा है, बहुत बधाई मोदी जी। भारत गांधी गौतम का आलोक था, कलिंग विजय से उबा हुआ अशोक था। अब ये जलते हुए पहाड़ों का घर है, बारूदी आकाश हमारे सर पर है। घोर तिमिर में शब्द ज्योति का जलना बहुत जरूरी है। इन कोहराम भरी रातों का ढलना बहुत जरूरी है। घोर तिमिर में शब्द ज्योति का जलना बहुत जरूरी है। मैं युग बोधी कलमकार का धर्म नहीं बिकने दूंगा, चाहे शीश कलम हो जाए कलम नहीं बिकने दूंगा। इसीलिए केवल अंगार लिए फिरता हूं गीतों में, आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूं गीतों में। आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूं, आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूं गीतों में। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते। आपको लगे एक ही काम करना चाहिए था, गलती कहां हो गई? तो एक पंक्ति पर आपका मन मांगता हूं, देखना चाहता हूं कितने लोग मेरा साथ देते हैं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन था खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा था चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कट गई थी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कट गई थी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति आपके दिल में भी वही बात हो जो मैंने लिखी है। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है?
ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बहुत ज्यादा अच्छा है, संयम क्या भी बात है, दुनिया वाह, में वाह। कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी बहुत नहीं अच्छा। मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। हिजबुल लश्कर जो हत्यारी टोली हैं, हिजबुल लश्कर जो हत्यारी टोली हैं, साजिश की षड्यंत्रों की हम जोली हैं। जब तक इनका काम तमाम नहीं होगा, जब तक इनका काम तमाम नहीं होगा, उग्रवाद से युद्ध विराम नहीं होगा। उग्रवाद से युद्ध विराम नहीं होगा। मैं चंदर बरदाई ललकार लिए फिरता हूँ गीतों में, आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूँ गीतों में, आंसू से। था क्या, होता क्या रहा। 70 साल की भारत पाकिस्तान की कहानी सुनो। मैं भारत के एक भी व्यक्ति के खिलाफ कभी भी नहीं बोलता जब तक सिद्ध ना हो जाए कि वो देशद्रोही है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वो मेरा निशाना है। इस देश की जनता मेरा निशाना नहीं है। कश्मीर की जनता को निशाना मैंने कभी नहीं बनाया। वो गद्दार लोग जो विदेशी पैसे पर इस देश की अस्मत से खेल रहे थे, मेरा निशाना वो है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सुनिएगा आप मैं जो कहना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, क्या बात पीपल है। छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मैं गांव का आदमी हूं, देहात में रहता हूं। 135 करोड़ का नेता, हमने क्या क्या नहीं किया। बिना बुलाए घर गए चाय पीने, इसके बावजूद भी आपका यह व्यवहार। मैं गांव की उपमा दे रहा हूं, कैसा लगा मुझे। मैं गुस्सा हुआ था मोदी जी से इस बात पर कि आप क्यों गए उसके यहां बिना बुलाए। तो उन्होंने तो कहा मैं तो कोशिश कर रहा था शांति आ जाएगी, मैं कल ले आए। लेकिन कैसा लगा मुझे। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा, और अगली पंक्ति पर मन मांगता हूं, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज उल्लू की परछाई में। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती थी। फिर बधाई देता हूं, मैंने जीवन भर सरकारों के समर्थन में कभी कुछ लिखा नहीं, लेकिन इस सरकार ने मुझे मजबूर किया कि मैं सरकार को सैल्यूट करूं, देश के प्रधान को सैल्यूट करूं, देश के गृह मंत्री को सैल्यूट करूं। जिनके कारण मेरा शिल्प देखना, मनवीर तुझे समर्पित करता हूं। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती थी, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती थी। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती थी, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती थी। उनके पैरों बेड़ी जकड़ी गई बधाई मोदी जी, उनके पैरों बेड़ी जकड़ी गई बधाई मोदी जी। उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई बधाई मोदी जी, उनके फन पर एड़ी रगड़े गई बधाई मोदी जी, उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई।
जो घाटी में घिरे खड़े हैं हत्यारों की टोली में, जो घाटी में खड़े हुए हैं हत्यारों की टोली में, खूनी छींटे छिड़क रहे हैं आंगन द्वार रंगोली में, जो पैरों से रौंद रहे थे भारत की तस्वीरों को, गाली देते थे गालिब को तुलसी मीर कबीरों को, जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं सीखा, अपनी जननी जन्मभूमि का गौरव गान नहीं सीखा, जिन लोगों का पाप खुदा भी माफ नहीं कर सकता है, जिनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकता है, जो दुश्मन के हित के पहरेदार बताए जाते हैं, जो 100 लाशों के जिम्मेदार बताए जाते हैं, भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में, शेष उसी दिन सभी तिरंगे के रंग में रंग जाएंगे। समर्थन मांगता हूं, देखना चाहता हूं मेरा हौसला कितना बढ़ाते हो। शेष उसी दिन सभी तिरंगे के रंग में रंग जाएंगे, जिस दिन 100 गद्दार वतन के सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन 100 गद्दार वतन के सूली पर टंग। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के, अंतिम छंद पढ़ रहा हूं सुनना। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। ये युद्धों का परम सत्य। अब थोड़े पढ़े लिखों जैसा बोल रहा हूं, 2 लाइन। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं भी, और इन सबसे ज्यादा तो हूं ही कम से कम। बीए किया। अब गजेंद्र तुम मेरी डिग्री भी नहीं बोल सकते तो मैं क्या कर सकता हूं। ये मैं हंसी में नहीं कह रहा, मैंने आज से 30 साल पहले LLD की थी। गजेंद्र को बोलनी भी नहीं आती। मैंने LLD की, कानून की आखिरी पढ़ाई है, जिसके बाद दुनिया में कानून की कोई पढ़ाई नहीं है। तो मैंने पूछा, मुझसे पूछा क्या किया भाई साहब, मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे एकदम तुरंत छुटते बोला, आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला कि ये बिहार का टॉपर रहा है। मनबीर 2nd पोजीशन थी। होते तो बिहार में टॉपर ही हैं, पर बीच बीच में कोई आके फंस जाता है। वो मनबीर फंस गया था दोस्त। अंतिम पंक्तियां सुन लेना साहब, और अंतिम 2 लाइन मैंने बहुत मन से लिखी हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनको अपना मेरे नाम के साथ ले जाना। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब। आज्ञा दें तो मैं ये खत्म कर रहा हूं आधी मिनट में। एक 4 मिनट की करगिल के शहीदों पर मेरी कविता है, गजेंद्र भाई की आज्ञा हो तो मैं वो सुना के जाना था। 4 मिनट की कविता है, कुल 4 मिनट की। ये मैं समाप्त कर लूं उसका। ताली बजाओ ताली। ऐसे खामोश बैठोगे तो यहीं बंद कर देंगे। नहीं, बहुत बहुत मन से सुन रहे हैं, इतनी तालियां बजा रहे हैं, इतने मन से। मैंने तो सोचा था कि गजेंद्र पहले जैसा इतिहास आज फिर दोहरा जाएगा। मैं गजेंद्र के कई प्रोग्रामों में बिना कविता पढ़े पैसे ले गया, क्योंकि जो समय सीमा होती है तब तक उसके इसके कभी खत्म ही नहीं होते। मेरा नंबर आने तक पुलिस आ जाती है। अब आपने कैसे रोकी मैं नहीं जानता। समय नहीं करो, सोता भी तैयार है और हम भी तैयार हैं, आपको पढ़ो आप तो। नहीं तो मैं आज भी ये उम्मीद कर रहा था कि मैंने गजेंद्र से कहा था कि आज भी शायद ऐसा होगा, लेकिन सचमुच में सल्यूट करता हूँ आप जिस मन से सुन रहे हैं। कविता सुनने का मन होता है, कविता सुनने की भीड़ की कोई सीमा नहीं होती। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों। ध्यान से सुनना 4 पंक्तियां। ये युद्धों का परम सत्य है पूरा जगत जानता है, ज्ञान दे रहा हूं। ये युद्धों का परम सत्य है पूरा जगत जानता है, लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है, जो खूनी दंशों को सहने वाला राजवंश होगा, या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा, या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा, या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा, और कोई या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है,
कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, ये पड़ोसी की तरफ इशारा कर रहा हूं, मेरा साथ देना। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। समझे आप? बधाई आपको देना चाहता हूं, अगली बात भी समझेंगे। उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो। सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। पीढ़ी तुमको, 2 लाइन जो मैं कहना चाहता था, पीढ़ी तुमको याद करेंगी, पीढ़ी तुमको याद करेंगी कल स्वर्णिम इतिहासों में। सदियों सदियों महकोगे तुम भारत माँ की सांसों में, सदियों सदियों महकोगे। मैं करगिल के शहीदों, पानी पिला दूं। कविता के प्रारंभ में एक घोषणा करता हूं। भगवान गणेश जी की हम प्रतिमा के नीचे बैठे, प्रत्यक्ष तो किसी ने देखे नहीं, हमारे रक्षक देवता हैं। राम, भगवान राम भी हमारे रक्षक देवता हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे साहब। भगवान कृष्ण भी हमारे रक्षक देवता हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे साहब। भैया बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ। ये भगवान जो हमारे रक्षक हैं मैंने नहीं देखे। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, क्या मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। और एक निवेदन करके जाना चाहता हूँ भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने। मेरा एक अनुरोध है सबसे, मैं जहां जब भी ये कविता पढ़ता हूं मैं लोगों से कहता हूं, आप सब जब कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर, हवाई अड्डे पर किसी भी सैनिक को वर्दी में जाते हुए देखें तो खड़े होकर ताली बजाकर उसका सम्मान कीजिए। उसके लगे पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है, पूरा देश उसके साथ। मेरठ में जहां रहता हूं वहां एक कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर, करगिल युद्ध में शहीद हुए थे, वो आया था। वो मेरे कॉलेज के विद्यार्थी थे, तो मैंने वो उनकी अंतिम शव यात्रा देखी थी। बहुत पीछे से बहुत भीड़ थी, मैं आगे जा नहीं पाया, अंतिम दर्शन भी मैं नहीं कर पाया। भीड़ में पीछे खड़े होकर भीगी आंखों से एक मैंने छोटी सी कविता लिखी। 4 मिनट की कविता है, मन से सुन लीजिए। मेरे पास कविता के नाम पर इससे अच्छा कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं जोश में कुछ ऊपर, गला ऊपर चला गया, मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है, जो कल तक ठीक हो जाएगा। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। गीत मेरी विधा, गीत आदरणीय पूनम जी लिखती हैं, गाती हैं, सभी लिखते हैं गीत, सभी गाते हैं। और गजेंद्र के तो ये अरुण जैमिनी ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मेरे दिल में थी। गजेंद्र सोलंकी हिंदुस्तान का पहला ओज का कवि है जिसकी शैली गीत में है। गीत में शैली का ओज कवि एकमात्र अकेला कवि है जिसके गीत सुनते हुए, ओज 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 का उच्चतर शिखर सुनते हुए भी गीत की भाषा से वो कभी विमुख नहीं होता। मैं कभी कभी हो जाता हूँ, थोड़ा चला जाता है वो इधर उधर, लेकिन उनका नहीं जाता। ये अरुण जैमिनी ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जबकि अरुण जैमिनी इतना ज्ञानी नहीं है लेकिन आज गणेश जी के चरणों में खड़ा था तो हरियाणा वाला भी कुछ अच्छी बात कह गया, इसलिए नहीं नहीं, बहुत अच्छी अरुण, सचमुच तुम्हारे मुंह से अच्छी बात निकली और मेरी विधा के लिए निकली, इसलिए तुमको बधाई दी जा सकती है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद का गले पर जामत जाना, केवल भावना को सुन लेना। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए
हारे होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। टूटी चूड़ी धुला महावर, टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल यह एहसास जीना मेरे साथ। मैं अपने सब छोटे भाई बहनों को समर्पित करता हूं, एक पल जीना मेरे साथ। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में भीगी सेजों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में भीगी सेजों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों के दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। मैंने जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा साहब। मैं अपने छोटे भाइयों के सामने कहता हूं, ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं आज भी एक ही लाइन का कवि हूं, एक पंक्ति का कवि मानता हूं खुद को। मुझे दुआएं दे देना जी भर कर तालियों से, मुझे प्यार दे देना, मैंने एक पंक्ति ऐसी और लिख ली तो महसूस करूंगा मैं कवि हो गया हूं। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति भगवान के दरबार में प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में भीगी सेजों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथ, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। एक छोटी सी सत्य घटना सुनो। मैं जानता हूं, मेरे कॉलेज के एक विद्यार्थी थी लड़की, एक फौजी से प्यार करती थी। ना लड़की ने घर वालों को बताया और ना फौजी ने घर वालों को बताया। दोनों मेरे विद्यार्थी थे तो 2 महीनों की बात जानता था, और ये तय था कि वो इस बार जब फौजी छुट्टी आएगा तो मैं बीच में पढ़ूंगा और उन दोनों के घर वालों से बात की जाएगी। लड़की के घर वालों को नहीं पता, लड़के के घर वालों को नहीं पता। लड़की एक दिन किसी त्योहार पर अपने प्रेमी के नाम की मेहंदी रचाती है और उसी दिन खबर आती है कि फौजी शहीद हो गया। उस पल को जीना मेरे साथ। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। पूरे संसार के किसी भी मुल्क के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, नहीं देती। एक भरतपुर के पास गांव अजान है, वहां का एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह। कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। पहली बार, उसके बाद तो बहुत घटनाएं हो गई, लेकिन पहली बार पूरे संसार में वीरेंद्र सिंह की पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ अपने पति की अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया, शादी के दिन के कपड़े पहनकर। मैंने एक लाइन लिखी, जो दुनिया में घटना पहली बार घटे वो तो एक महाकाव्य होती है, कोई क्या लिखेगा उस पर, फिर भी मैंने एक पंक्ति लिखी, उसको प्यार से सुन लेना। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, सैनिक के शौर्य पर बोलता हूं, केवल 6 पंक्ति सुनना। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है, वाह 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 वाह। मन से सुन लेना साहब, 4-6 लाइन और बस।
मेरे छोटे भाई गजेंद्र कोविंद और मनबीर मधुर दोनों ओज के कल के सूरज हैं वो, मैं तो डूबता सूरज हूँ। जिस एज ग्रुप में आ गया, बहुत इस समय की जो पीढ़ी है वो इतना ही जीती है बस। लेकिन सौंपता हूं उनको ये ध्वजा और मेरा मन सुनिएगा। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। मैंने राजनीति के लिए सबसे कठोर पंक्ति लिखी है, इससे कठोर पंक्ति मैंने राजनीति के लिए कुछ नहीं लिखी। आप में से कोई लोग राजनीति के लोग हों, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने इतनी चालाकी से लिखी है कि नेताओं की समझ में आए ही नहीं, और आए भी तो समझ में इतनी देर में आए जितनी देर में मैं निकल लूं। सोचना मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं 4। बहुत अच्छा प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। आदरणीय बिंदल साहब से शायद मेरी बात हुई थी, और सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप जितनी देर तक बैठे, मैं समझता हूँ 12 बजे के बाद ये बैठना सब वही ओवर टाइम है, जैसे कभी कभी बहुत मजबूरी में करना पड़ता है। सुनिएगा, सैनिक मैंने कितनी चालाकी से कितनी कठोर बात कही है, बस ये कह के प्रणाम करता हूं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको भी माँ के बेटों से प्यार नहीं होगा, जिनको भी भारत माँ के बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशिष्ट काम के लिए आया हूं। दरअसल अब 3 ही कवि शेष हैं। शेष तो दरअसल अकेले आदरणीय संतोष आनंद जी हैं, उनकी भूमिका में हम 2 कवि हैं, दीपक सैनी और मैं। तो मैं दीपक सैनी को आमंत्रित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विजय काका जी ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया, उन्हें बधाई देता हूं। ये दीपक कमाल करता है साहब, दीपक का अद्भुत काम है। मिमिक्री के मामले में तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई कवि है ही नहीं। ये जो आवाज निकालता है कवियों की नेताओं की, वो अद्भुत है। हास्य इसके अंदर भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक सैनी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत शानदार कवि है, जानदार कवि है। रोटरी क्लब का इस आयोजन को पहले बधाई देता हूं। आप रोटरी क्लब को बधाई देता हूं और आमंत्रित करना चाहता हूं दीपक सैनी को। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत कर दें भाई दीपक सैनी। जब ये पूरा पंडाल भरा हुआ था, कविता सुनने वाले तब भी इतने ही लोग थे जो बचे हुए हैं। बहुत अच्छा है, जिनको हंसना है वो लोग, कोई ज़रूरी काम होगा चले गए, और ऐसे भी आदत पड़ गई है कोरोना के बाद, तो भाई साहब हालत ख़राब है ही। खैर मुझे बताया अभी अरुण जी ने कि मैं बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री करता हूँ। भाई साहब कोरोना के बाद सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही। मोदी जी की निकालो, देवगौड़ा की निकल जाती है। और ये तो सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मैं बहुत छोटा सा कवि हूं इस मंच का। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। अभी आपने देख ही लिया वर्ल्ड कप में हमारी कितनी विराट हार हुई है। हाँ, मैंने तो 2 पंक्तियां लिखी थी सर। आजकल GNT न्यूज पर एक शो चल रहा है गुड न्यूज टुडे पर, उसमें मैं रेगुलर हूं। मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि भारतीय टीम का मैच देखकर हमें प्रार्थनाओं में हाथ जोड़ने पड़े। भारतीय टीम का मैच देखकर हमें प्रार्थनाओं में हाथ जोड़ने पड़े। जो बम पटाखे पाकिस्तान के लिए खरीदे थे, नामीबिया से जीतने पे फोड़ने पड़े। ये हालत तो टेंशन लेते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन को दूर करने के लिए ही आपने ये गुदगुदी 2 करवाया है, कवि सम्मेलन करवाया है। मैं तो भाई साहब दिल्ली से आया हूं, मैं बताऊं टेंशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। भाई साहब ताली बजाने वाली बात नहीं है, आपके हरियाणा से गई है वो टेंशन। हाँ, वापिस बुलाओ उनका। भाई साहब 5 साल से, हमारे केजरीवाल जी का 5 साल से एक ही, देखो मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। उनका एक ही काम है 5 साल से, सुबह उठो, नहा धोकर शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, इसको ठीक कर दूंगा। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस।
ये टेंशन है चौधरी साहब, अलग अलग तरह की टेंशन चल रही है। कोरोना आ गया, इतनी अंग्रेजी आ गई कोरोना काल में, भाई साहब अनपढ़ आदमी भी अंग्रेज हो गया। क्वारंटीन, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन। अब वो बेचारा कोई गरीब आदमी है रेहड़ी पटरी वाला, उसको अंग्रेजी आती ही नहीं भाई साहब। एक रोज मेरे घर पे आ जाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा नहीं है भाई। अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा यार मैं कहां से लाऊं? बोला आप सैनी हो। मैंने कहा मैं सैनी हूं तो सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्डा नहीं हूं। चौधरी साहब बहुत टेंशन चल रही है, हर तरफ टेंशन है। हम देखो अभी कोरोना खत्म हो रहा है, डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाई, हमारे साइंटिस्ट ने जोर लगाया वैक्सीन बनाई। हमारे दिल्ली में भी डेंगू था, डेंगू खत्म हो गया भाई साहब दिल्ली में। पता कैसे खत्म हुआ? केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए 200-200 फुट के, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। टेंशन है भाई। हरियाणा की बात की सर, हरियाणा के आदमी तो आपको पता ही है, कुछ भी बोल देते भाई साहब। जब दिल्ली में नई नई मेट्रो ट्रेन चली ना, एक ताऊ जी सड़क पे मिल गए थे मुझे, छोरे ये बता शादरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में क्यों जा रहा हूँ, मेट्रो में जाओ जल्दी पहुंचा देगी आपको। जल्दी में मैंने फौज में लड़ने जाना है वहां। मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलो। ताऊ जी गन्ना चूसते हुए स्टेशन में घुसने लगे, एक पुलिस वाले ने रोका, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जा पाओगे आप। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ दे, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे, मैडम शादरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे। 15 मिनट के बाद जैसे स्टेशन आया, ताऊ जी ने जैसे सीढ़ी पे पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? अच्छा अब सबको लगे कि दिल्ली के अरबों खरबों रुपए की मेट्रो पे, सैकड़ों इंजीनियर्स की 20 साल की मेहनत पे हरियाणा के अनपढ़ गवार ताऊ का एक लॉजिक तर्क भारी है तो मुझे तालियों से बताना। मैंने कहा ताऊ जी खड़े रहो, सीढ़ियां खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको, बिजली से चलने वाली है। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी? सड़क पर ये सीढ़ी नहीं बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता। ये सब टेंशन है जी। सर यहाँ कोई किसी पार्टी के नेता तो नहीं बैठे चौधरी साहब? सतीश जी बैठे तो नहीं ना? नहीं, कुछ नेता अच्छे भी होते हैं, ये भाई साहब उन्हीं में से है। हाँ सर, क्या हमारे देश में सबसे ज्यादा टेंशन नेताओं ने दे रखी है, किसी पार्टी की हो भाई साहब। मुझे तो याद है गांव में 4-5 नेता दौरा करने गए, सबकी गाड़ी आपस में टकरा के सारे चल बसे। गांव के प्रधान निकल के आए, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं। हमने सोचा झूठ बोल रहा होगा। एक से बढ़ के एक नेता है तुषार जी। मैं क्योंकि अरुण जी ने बताया मैं बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री भी कर लेता हूं, तो मैं कुछ एक नेताओं को आपके मंच पर प्रस्तुत करता हूं जिससे आपका मनोरंजन हो और मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग सुनेंगे, जितनी तालियों से आप लोग मन से सुनेंगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा, मेरा दावा है। मुझे अब ध्यान भी नहीं आ रहा मैंने पिछली बार क्या सुनाया था क्या नहीं सुनाया था, 2-3 साल पुरानी बात होगी, मुझे ध्यान भी नहीं है। एक नेता है जी लालू प्रसाद यादव, आप सब जानते हैं, सबसे ईमानदार आदमी है। जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी का भाषण देने का स्टाइल देखना आप, जब वो भाषण देते हैं, एक बार भाषण दे रहे थे, सामने आप जैसे लोग बैठे थे इंटेलिजेंट, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, एक लड़का उठा लालू जी को एक लाइन में निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन, कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया तो और कितने अच्छे दिन लोगे, और कितने अच्छे दिन लोगे भाई साहब। पंच है भाई साहब, पंचर हो गया पूरा। हाँ, एक नेता है जी नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं सिद्धू जी को, कौन नहीं जानता। मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में था, सबसे यंग पार्टिसिपेंट। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था। उनका भाषण देने का अंदाज पूरी दुनिया जानती है। और एक बार सिद्धू जी भाषण देना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। थैंक यू भाई साहब, बारीक बात आपको समझ में आई। सतीश जी एक बार एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, सिद्धू जी को हंसना था, वो उससे पहले शुरू हो गए। उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। बुआ माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। वो बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था।
सर 100 बढ़ के एक नेता है सर, लेकिन एक नेता ऐसे ढूंढे जिनका भाषण 3 पीढ़ियां नहीं समझ पाई, मुलायम सिंह यादव। अच्छा, मुझे नहीं आया समझ में, मेरे पिताजी को समझ में नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। मुलायम सिंह जी एक बार भाषण दे रहे थे, किसी ने अखिलेश जी से पूछा, बोला आपके पिताजी ने क्या कहा? बोला उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। क्या कहा उनको भी नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारे हवाई देगी चली वो लहरू डायरी में लिखे थे, मैं राहुल ने मरवा दिया। इसकी इको खत्म कर दो, इको। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज, इको खत्म कर दो बिल्कुल, है हल्का सा बेस दे दो। ऐसा करवाना लगता है कि कभी पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, और कोई बाकी माइक ठीक है आपका, बहुत बढ़िया माइक है। कुछ समझ नहीं आया भाई साहब, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, फिर शुरू हुए हमारे चली गई पहनने के अगर डायरी में लिख के जितनी चली गई हमारे राहुल ने मरवा दिया। पता नहीं भाई साहब, मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे हैं देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर शुरू हुए हवा उत्तर प्रदेश चली गई, वो हमारे पहनने डायरी में लिख के इतनी महंगी बात चली गई, इतनी हमारे राहुल ने मरवा दी। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा। ये क्या है, हर एक नेता का अपना अंदाज है। एक दो आवाजें आपको ऐसी सुनाऊंगा जो आपने शायद बहुत कम कलाकारों को मुझसे सुनी हो, या हो सकता है ना भी सुनी हो। एक आवाज है तुषार जी, बहुत लोकप्रिय आवाज, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। मुझे पता नहीं मैंने पिछली बार सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, मुझे ध्यान नहीं। आपने राजनाथ सिंह जी का अंदाज देखा है ना? देखा मैम आपने, ऐसे करते हैं वैसे, उनका बहुत पॉपुलर, मेरा बहुत पसंदीदा नेता है, ऐसे उनका स्टाइल चलता है। टीवी की आवाज बंद करके देखो तो ऐसा लगता है मूक बधिरों के समाचार चल रहे हो। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है। आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आ गए हो तो इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोरोना के बाद वाकई लाइव प्रोग्राम अभी होने शुरू हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ राजनाथ सिंह जी जब भाषण देते हैं लोकसभा के अंदर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कोई बात नहीं होगी। अपना उनका अंदाज है। सीटी मत बजा यार, और बजी भी नहीं ढंग से, उससे उसकी भी कोरोना में प्रैक्टिस छूटी हुई है सीटी बजाने की। वो भी बहुत दिनों बाद प्रोग्राम कर रहा है। एक आवाज है इन दिनों जो पूरी दुनिया में गूंज रही है सतीश जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। भाई पॉपुलर तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम तो मुस्लिम कंट्रीज में भी जाते हैं, देखते हैं, दुबई और ओमान में भी मोदी जी का भाषण सुनते हैं। तो मोदी जी की आवाज में सुनाता हूँ। मोदी जी अगर आपके इस पंडाल में आते, इस प्रोग्राम में आते, अच्छा उससे पहले मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ मोदी जी के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कविता आपके बीच में नहीं सुनाई है। हमारा किसी पार्टी से कोई ना कोई समर्थन है ना कोई विरोध है, हम तो किसी एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं, इस सब्जेक्ट पे अच्छा हुआ या बुरा हुआ। एक मुद्दा था पिछले दिनों, धारा 370 जम्मू कश्मीर का मैटर, वो निपटाया गया, आखिरकार वो निपटा। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी सतीश जी, आप किसी भी पार्टी के हो, किसी दल के हो, लेकिन आपको लगे कि ऐसा हुआ है तो कश्मीर का पूरा इतिहास मैं केवल 4 पंक्तियों में देता हूं। चौथी पंक्ति आपको समझ में आ जाए तो आपकी तालियां आनी चाहिए। देखना भाई साहब, कश्मीर का पूरा इतिहास केवल 4 पंक्तियों में है, और उसके अंतिम पंक्तियां अंग्रेजी, सारी अंतिम काफिया उसका अंग्रेजी में। सुनिएगा, देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, पूरा इतिहास है कश्मीर का। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड में। वो धारा हटी। तो मोदी जी अगर इस रोटरी क्लब के प्रोग्राम में आते तो कैसे भाषण देना शुरू करते, सतीश जी देखना। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उन्नत प्रदेश हरियाणा में रोटरी क्लब ऑफ गन्नौर सेंट्रल में कवि सम्मेलन हो रहा है।
बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी कविता पढ़ रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए। कवि सम्मेलन होना चाहिए, हर चौराहे पर होना चाहिए, और कवियों को इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। तो भाइयों बहनों, ये उनका अपना अंदाज है। अभी पिछले दिनों घटना घटी थी 4-5 साल पहले, आप सबने देखा होगा कि महिलाओं को चोटी काट के ले गया कोई, पता है ना भाई साहब? आज तक नहीं पता वो किसने काटी। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वहां रिपोर्टिंग करने गई, ये नहीं पता लगा किसने काटी हो। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने पूछा मोदी जी चोटियां कौन काट रहा है? मोदी जी ने भाषण दिया, पीछे पीछे केजरीवाल आए। आपको लगे दोनों लोग इस टॉपिक पे यही बोलते तो आनंद लेना दोनों की आवाज का, अंदाज का। मोदी जी आए। भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, काटना है तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल जी आए। आपको लगे वो पॉइंट कोमा के साथ बिल्कुल यही बोलते तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। केजरीवाल जी से पूछा, भाई साहब सबकी चोटी कौन काट के ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी चोटी, कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना मनीष सिसोदिया को, गंजा नहीं है वो, गंजा मत कह देना, गंजा नहीं है। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। ये क्या है, सब नेताओं का अपना अंदाज है। अच्छा, एक बहुत सारी नई नई आवाजें हैं, नए नए अंदाज हैं। एक बिल्कुल नई आवाज आपको सुनाता हूं चौधरी साहब, मजा आ जाएगा आपको, सबको बहुत आनंद आएगा। इन दिनों बहुत पॉपुलर आवाज है वो, राकेश टिकैत जी की आवाज। कल GNT पर जो आज तक का नया चैनल है गुड न्यूज टुडे, उस पर सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे आप देखना, मैंने टिकैत जी की उसमें मिमिक्री की है, क्योंकि हम सबकी करते हैं। मैंने मेरे सपने में आ गए थे भाई साहब राकेश टिकैत जी। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हमारी टीम, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा अब की, और वहां करेंगे उसके घर के बाहर। मगर जी किसके घर के बाहर? ये होगा वो ICC के घर के बाहर होगा। मगर जी ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी करवा रही ना क्रिकेट, वहां होगा, ये ICC के घर के बाहर होगा। और मांग करेंगे, मांग। मगर जी क्या मांग होगी कि दोनों मैच जो आ रहे हैं ये वापस हो। ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच वापस होंगे जब बात बनेगी ना, ये वापस होंगे। और रन रेट का कानून बनाओ। रन रेट का कानून बनेगा। ये रन रेट बढ़ गया, रन रेट घट गया, उसका ज्यादा रेट हो गया। ये रन रेट, रन का रेट किसको जाता है? ये कौन बढ़ाता है रन का रेट? कौन लेता है रन का रेट? पता है किसी को? ये रन रेट का कानून बनेगा। और तीसरी बात, अंपायर हाथ उठा के आउट दे देता है, वो यूं कर देते हैं, फिर वो किसी से बात करे और वो नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में जो नोट आउट करता है? किससे बात होती है? ये उस आदमी का पता करो जिससे किससे बात होती है, वो कह देता है नोट आउट। आंदोलन होगा, आपकी पिच पे बैठेंगे और ये विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे पिच पे आपके। आंदोलन होगा जी, आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैंने नई अभी कोशिश की, आपको पसंद आई, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।